you so much, sir. You know, पहला experience है into this service and you know registry as a registered. If you just tell about yourself, what are the roles you're playing? First of all, I would like to thank you for coming here because it's a rural place and very far away from my district headquarter also. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम भास्कर ज्योति है और मैं अभी बिहार में बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस का एक ऑफिसर हूं। मेरा सिलेक्शन इसमें बीपीएससी के माध्यम से हुआ था। मेरा सिलेक्शन जब हुआ था मेरा रैंक 38 था। अच्छा। और ये सर्विस वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज में से एक है बिहार गवर्नमेंट की। और यदि मैं इसकी हिस्ट्री ट्रेस आउट करूं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्विसेज में से एक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जब सेटलमेंट हुआ था जमीनों का, तो उस समय जो है सो जो सर्विस क्रिएट हुई थी वो एक रजिस्ट्रार की सर्विस थी। इंडिपेंडेंस के टाइम? इंडिपेंडेंस 1700। अच्छा, 1793। ओह माय गॉड। तो 1790 इंडिपेंडेंस तो उसके 200 साल बाद हुआ। तो इसकी इतिहास बहुत पुरानी है। और रजिस्ट्रार एक ऐसी सर्विस है जो मतलब बहुत सारे सर्विस तो अब बहुत क्रिएट हो गए हैं, लेकिन ये सर्विस बहुत पुरानी सर्विस है। अच्छा। तो सबसे पहले तो मुझे गर्व है कि मैं इस रजिस्ट्रेशन फैमिली का हिस्सा हूँ बिहार गवर्नमेंट का। मेरे सर्विस का जो सबसे मेजर काम होता है, किसी भी अचल संपत्ति का निबंधन कहते हैं उसको हिंदी में, रजिस्ट्रेशन, उसमें सबसे मेजर काम होता है प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का। जो प्रॉपर्टी का सेल एंड एक्सचेंज होता है उसका एक ये इस तरह का डॉक्यूमेंट बनता है, ये डॉक्यूमेंट बनता है इस तरह का। तो इस डॉक्यूमेंट को हम लोग रजिस्टर करते हैं, उसके बाद ही ऑनरशिप चेंज होता है। ठीक है। जो जमीन पहले किसी और के नाम से थी, ये सेल एंड एक्सचेंज होगा तो उसके बाद उसकी ऑनरशिप चेंज होगी। अच्छा। और जब ये ऑनरशिप चेंज हो जाती है उसके बाद फिर लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लोग जाते हैं, जहां पे फिर वो एक रजिस्टर 2 होता है जिसमें दाखिल खारिज का जो प्रोसेस होता है म्यूटेशन का वो किया जाता है। तो ये मूलभूत चीजें हैं जिसके बाद जो है सो लोग समझते हैं कि, और म्यूटेशन तो कई बार नहीं भी होता है, लेकिन लोग जब खरीद बिक्री करते हैं तो इसको शाब्दिक शब्द में केवाला कहा जाता है। अच्छा। तो केवाला करवा लिया मतलब जमीन अब मेरी हो गई, जो परसेप्शन है, कॉमन परसेप्शन है। लेकिन हमारा काम सिर्फ इतना ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा बोर्ड मेरा बाहर लगा हुआ है, हम लोग विशेष विवाह पदाधिकारी भी होते हैं। अच्छा। मैरिज का रजिस्ट्रेशन का भी काम करते हैं। आमतौर पर 2 डिपार्टमेंट आपके हाथ में है? 2 डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट तो एक ही है, बहुत सारा काम हमारे हाथ में है। तो जो जनरली आप कॉमनली कोर्ट मैरिज की बात सुनते हैं ना, तो कोर्ट मैरिज बेसिकली मैरिज इन द कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार। हाँ, तो वो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोर्ट मैरिज इज बेसिकली मैरिज इन द कोर्ट, इन द सिविल कोर्ट, बट इट्स नॉट दैट। हम लोग मैरिज रजिस्टर करते हैं। अच्छा। और फिर उसी के बेसिस पर आप जो भी स्पाउस ग्राउंड पे जो भी बेनिफिट मिलता है तो वो जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे, और वैसे भी कंपलसरी है, सबको रजिस्टर करना चाहिए, हालांकि अवेयरनेस नहीं है तो लोग करवाते नहीं है। तो हमारा जो मेन काम है वो यही है, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का काम या प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट का काम, मैरिज के रजिस्ट्रेशन का काम, चाइल्ड अडॉप्शन, हालांकि रूरल क्षेत्र में ये सब बहुत कम होता है, लेकिन जो चाइल्ड अडॉप्ट होता है उनको भी रजिस्टर करने का काम करते हैं। कहीं आप किराए के घर पे रहते हैं तो रेंट बनवाते हैं, रेंट एग्रीमेंट, तो रेंट एग्रीमेंट हमारे यहाँ बनता है, लीज, मॉर्गेज, बहुत तरीके का इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है इनको, जो हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो हमारा मोटा मोटा काम जो हमारे विभाग से संबंधित है वो यही है। उसके बाद मैं एक गजेटेड ऑफिसर हूँ, तो गजेटेड ऑफिसर होने के नाते मजिस्ट्रेट की ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है, इलेक्शन के समय में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है, छठ, मेला, दिवाली, इन सब में। तो वो एक कॉमन ड्यूटी है जो सारे गजेटेड ऑफिसर। तो अभी छठ का पर्व भी चल रहा है? हाँ, अभी कोइंसिडेंटली अब देखिए हमारे विभाग का नोटिफिकेशन है कि छठ में हमारा कार्यालय खुला रहेगा, क्योंकि हम लोग राजस्व संग्रहण का काम करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे छठ के पर्व में या किसी भी त्योहार के समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, वापस अपने घर आते हैं। जैसे बिहार के बहुत सारे लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सब में रहते हैं, तो वो लोग पर्व त्योहार में वापस आते हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं हम लोग की रजिस्ट्री शायद बढ़ जाती है, तो विभाग ने ऐसा सोचा कि अच्छा, मतलब छुट्टी में आया तो रजिस्ट्रेशन करवाए। तो हमारा काम होता है बेसिकली रजिस्टर करके उसको रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी चूंकि जैसे यहाँ पे तो लीकर भी बैन है, तो लीकर एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है किसी भी गवर्नमेंट का। और तो जो अभी मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हम लोग बिहार गवर्नमेंट के, वो हमारा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही है। ठीक है। और इस साल का जैसे हमारा टारगेट 8000 करोड़ का है, जो कि मैसिव टारगेट होता है। तो बहुत, तो ये टारगेट हर साल चेंज? हाँ, हर साल रिवाइज होता है। लास्ट ईयर कैसा था? लास्ट ईयर जैसे हम लोग का 4700 का टारगेट था। अच्छा। जो कि नियरली डबल हो गया इस साल। हाँ, नियरली डबल हो गया, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस लास्ट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रशस्ति पत्र भी है, जो जैसे मैंने ही 100% टारगेट अचीव किया था तो मुझे विभाग के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी मिला। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स थे। तो जब हम टारगेट अचीव कर लेते हैं तो टारगेट को इंक्रीज किया जाता है। हाँ, तो यही हमारा काम है बेसिकली।
सर एक लेमैन कॉन्सेप्ट में अगर पूछूं, जैसे आई थिंक आप इसके ऊपर एडवाइस देने के लिए राइट पर्सन है। जैसे कि मुझे कल जाके अगर कोई जमीन खरीदना है, हाँ। इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बिल्कुल। मुझे क्या क्या पॉइंट में देखना चाहिए, अगर ये पर्सपेक्टिव में आप बताइए। एक जमीन खरीदने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, और एक और डिपार्टमेंट जो मेजर डिपार्टमेंट है वो है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अच्छा। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास पुरानी रजिस्ट्रीज का, हमारे पास भी रिकॉर्ड होता है कि पहले रजिस्ट्री कब हुई, उनके पास भी रिकॉर्ड होता है पुरानी रजिस्ट्री कब की हुई, क्योंकि म्यूटेशन वो लोग करते हैं, दाखिल खारिज वो लोग करते हैं। तो मैं ये सजेशन दूंगा किसी भी एक साधारण व्यक्ति को कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो पहले आप अपने कंसर्न्ड अंचल ऑफिस में, सर्किल ऑफिस में जाकर वहां के कर्मचारी से मिलकर आप रजिस्टर 2 देख लें कि वो जमीन अभी वर्तमान में किसके नाम से चल रही है। वो देख सकते हैं हम? हाँ, यदि आप कर्मचारी से, बिल्कुल पब्लिक ऑफिस है, कोई भी उसका इंस्पेक्शन तो कर ही सकता है, कोई भी जाके देख सकता है। तो आप कर्मचारी से पहले मिल लें और देख लें कि जो व्यक्ति आपको जमीन बेचने वाला है, क्या उसको उस जमीन का टाइटल है या नहीं, या वो फ्रॉड से बेच रहा है। जब आप वहां से मतलब एक तरह से पुष्टि कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम रजिस्ट्रेशन करने का, आप यदि आएंगे रजिस्ट्री करने, यदि वो सरकारी रोक में जमीन नहीं है, कोर्ट के द्वारा उस पर रोक नहीं है, तो हम लोग उस रजिस्ट्री को रोक नहीं सकते हैं। किसी की भी जमीन यदि आप लेके आएंगे तो हम लोग उसको रोक नहीं सकते हैं, आपकी मर्जी, आप बेच सकते हैं। लेकिन वो जमीन आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो आप पहले जो है सो वेरीफाई कर लें। तो जब वहां से आप वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद आप हमारे कार्यालय में आ जाएं। हमारे कार्यालय में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे हम लोग मॉडल डीड के माध्यम से जनता खुद से जो है सो अपना डीड बना के यहाँ पे प्रेजेंट कर सकती है। किसी भी बिचौलिए का, किसी भी दलाल का उसमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जनता खुद से नहीं बना सकती है, तो आप वकील के माध्यम से ये केवाला बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ लाइसेंसधारी, जिनको सरकार ने लाइसेंस दिया है, डीड राइटर्स होते हैं, दस्तावेज लेखक, आप उनके माध्यम से डीड बना के यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। हम लोग आधे से 1 घंटे में कार्य का निष्पादन करके आपको आपका केवाला वापस दे देंगे। तो मतलब फुल प्रोसीजर खत्म हो गया? हाँ, फुल प्रोसीजर। अब वो जमीन मेरे हो गया अगर मैं कुछ खरीदने जा? नहीं, आपने ये केवाला रजिस्टर कर लिया। अब ये हो गया कि जैसे इसमें बेचने वाले का फलाना एक्स नाम है, खरीदने वाले का नाम वाई है, तो अभी तक उस रजिस्टर 2 में एक्स का नाम होगा। तो अब ये अगली बार इसका नाम खारिज होगा। तो अब आपने जब ये ले लिया तो फिर आप इसके म्यूटेशन के प्रोसेस में जाइए। तो इनका नाम हटा के जो जिन्होंने जमीन खरीदा है उसके नाम को उसमें दाखिल कर दीजिए। वैसे ये केवाला आपके प्रॉपर्टी के स्वामित्व को कहीं ना कहीं पुष्ट करता है। ये गारंटी नहीं देता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस केवाला के आधार पर ही आप क्लेम करेंगे कि ये जमीन मेरी है। इसका क्या चार्जेस होता है सर? कुछ ऑफिशियल चार्जेस भी तो होते हैं? नहीं, वो तो देखिए रेट होता है, जिसको हम मिनिमम वैल्यू रजिस्टर कहते हैं, MVR होता है। तो MVR वेरी करता है, रूरल क्षेत्र का कुछ और है, मौजा कहते हैं, जो ग्रामीण मतलब जो एक ग्राम होता है, राजस्व मौजा, तो वो मौजा का अलग अलग रेट होता है। तो वो कोई कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी करता है। हाँ, लेकिन फिर भी जो वैल्यूएशन होगा, उस वैल्यूएशन का 6% मोटा मोटा स्टाम्प लगता है। 2% रजिस्ट्री फीस लगता है। मतलब जमीन का मान के चलिए 15 लाख हुआ। तो 15 लाख में 6% स्टाम्प ड्यूटी, 2% रजिस्ट्रेशन फीस। और यदि वो नगर क्षेत्र में आता है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है, तो उस कंडीशन में उसमें 2% और एडिशनल स्टाम्प ड्यूटी कहा जाता है, वो 2% और लगता है। तो 10% के करीब जो है सो, 10% के करीब नहीं, 10% जो है सो आपको चार्जेस लगेंगे। ये सेम प्रोसेस अगर मुझे फ्लैट लेना है जैसे मतलब अर्बन में, उसका भी सेम प्रोसेस होता है? फीस की चार्जेबिलिटी वही है, बस प्रोसेस भी वही है। बस उसमें एक डिफरेंस ये है कि आपको फ्लैट लेने से पहले आपको रेरा का अप्रूवल देखना होगा। वो क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, रेरा अप्रूव करती है कि क्या वो फ्लैट जो है सो सही तरीके से बना हुआ है, उसका अप्रूवल है कि नहीं, कारपेट एरिया क्या है, फलाना दिखाना, वो सब आप जब अप्रूव कर लेंगे। बाकी उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यही है जो आप जमीन के रजिस्ट्रेशन का करते हैं। जैसे मैं फ्लैट लेने जा रहा हूँ एग्जांपल, अब हो तो सकता है कि जो हमारे बेच रहा है, जिसने उसका रेट नहीं उससे ज्यादा बोल रहा है, तो वो वेरीफाई करने का क्या उपाय है? नहीं, देखिए, एक होता है गवर्नमेंट रेट की, उससे नीचे आप नहीं बेच सकते। ठीक है। लेकिन जो जमीन खरीद बिक्री होती है वो तो आपस में आप दोनों का एग्रीमेंट है ना। अच्छा। तो वो तो कुछ भी हो सकता है। मान के चलिए सरकारी रेट 10 रुपया ही है, लेकिन वो 100 रुपया में बेच रही है, तो आप दोनों का एग्रीमेंट है ना, इसमें सरकार तो कुछ नहीं कर सकती है। सरकार बस ये करेगी कि यदि हमारा रेट 10 रुपया है तो 10 रुपया से कम में हम आपको बेचने नहीं देंगे, चाहे आपने जीरो में ही क्यों नहीं लिया, चाहे किसी ने आपको दान ही क्यों नहीं दे दिया हो, इससे सरकार को मतलब नहीं है। जो मिनिमम चार्जेबिलिटी है सरकार वो चार्ज करेगी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सर जैसे अभी आप तो एक सिस्टम पे हो, तो आपको सब पता है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, क्या इश्यूज होता है। जब आप सिस्टम पे पहली बार आए, ये सवाल मैं उस एंगल से पूछ रहा हूँ, जैसे कि जो अपकमिंग ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट्स होंगे,
अब बाकी जो सबऑर्डिनेट्स आपके होंगे वो तो सालों सालों से इस चीज को काम किए जा रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है। कुछ उसके अंदर भी तो फॉल्ट्स एंड डिफॉल्ट्स होते हैं। आई मीन टू से, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं जमीन खरीदने गया, म्यूटेशन करवाने गया, वहां पे कुछ लोग मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करके पैसे ले लिया। और अगर कल चल के मैं कुछ केस किया, सब कुछ आपके ऊपर जाके पड़ेंगे। जस्ट एग्जाम्पल है ना। तो अगर कोई इंसान जो आपके चेयर पे पहली बार बैठ रहा है, सिस्टम पे पहली बार बैठ रहा है, ट्रेनिंग वगैरह तो ठीक है, क्या स्टडी करना चाहिए समझने के लिए, वो जो उनके ब्रांचेस है, हाउ टू टैकल दैट? देखिए, मैं इसमें अपने ही उदाहरण से आपको बताऊंगा। ये मेरा आप सक्सेशन बोर्ड देख रहे होंगे। ये ऑफिस एक्चुअली में नया खुला, ये 2020 में एस्टैब्लिश हुआ, 2020 में। मैंने यहाँ पे 2021 में ज्वाइन किया। इससे पहले जो भी पदाधिकारी यहाँ पे रहे वो एडिशनल चार्ज में थे, परमानेंट पदाधिकारी नहीं थे। अब यहाँ पे जब मैं आया, ये ऑफिस भी नया था, तो चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे बहुत कम थे। सीसीटीवी कैमरा नहीं था। मेरे मतलब जो स्टाफ्स हैं या कोई भी है, उनकी निगरानी नहीं हो पाती थी। तो जो आपने बात बताया ना कि यदि कोई करप्शन का मामला होता है और बाद में चार्ज मेरे पे आता है, तो मैं उसको उससे कैसे बचूंगा? तो उसको अवॉइड करने के 2-3 तरीका है। अभी आप ये देखेंगे जो पीछे आपका सीसीटीवी स्क्रीन लगा हुआ है, ये मैंने अपने सारे रूम में लगवाया, जहाँ पे मेरे लिपिक बैठ रहे हैं, क्लर्क्स बैठ रहे हैं, जहाँ पे मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर्स बैठ रहे हैं, सब लगा बैठ रहे हैं। और मैं इनको एकदम 24 आवर्स तो नहीं करना, मतलब जब तक मैं ऑफिस में रहता हूँ, कैमरा तो वैसे भी 24 आवर्स ऑन रहता है, घर पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। हाँ, तो वो ये तो एक हुआ कि जो ये वाला सीसीटीवी है, कुछ उसके बाद जो है सो ऑडियो विजुअल भी लगा हुआ है, जिसमें आवाज भी रिकॉर्ड होती है, तो वो भी मैंने लगवाया। उसके बाद ऑफिस में ही है? हाँ, बाहर लगा हुआ है, हर एक पॉइंट पे लगा हुआ है, जो भी मेजर पॉइंट है। मैं पब्लिकली अभी आप बाहर देखेंगे, वो 24 आवर्स शिकायत पेटी वहां पे बाहर में खड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि मैंने बस दिखाने के लिए वहां पे रख दिया है। मैं हर दिन उसको सामने चेक करता हूँ कि क्या कोई शिकायत उसमें गिरा कि नहीं गिरा। ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने बोर्ड लगा रखा है कि आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे रजिस्ट्रार से मिले। देखिए, यदि आपके साथ करप्शन का कोई इशू हो रहा है तो पहले आप पदाधिकारी को इन्फॉर्म तो करेंगे। नहीं, वो तो करेंगे सर। हाँ। एक सामान्य व्यक्ति को मन में डर रहता है कि देखिए, अवेयरनेस तो धीरे धीरे बढ़ रही है। इंटरनेट का जमाना है, हर एक हाथ में मोबाइल है। तो पहले क्या होता था वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के दिन में लोग भी एम्पावर हुए हैं। यदि उनको लगता है कि हमसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, अधिक पैसा लिया जा रहा है, तो उनका कहीं ना कहीं वो चौकन्ना हो जाते हैं और वो पदाधिकारी से मिलने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जो विभाग का सेंट्रल टीम है, उनका टोल फ्री नंबर भी लगा हुआ है, और आए दिन शिकायत होती भी है बहुत सारे ऑफिसर्स की कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर उसमें लोग इंटरफेयर करते हैं। लेकिन मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा, अभी तक मेरे इन स्टेप्स के बाद अभी तक कोई ऐसा मामला यहाँ पर उजागर नहीं हुआ है जिसमें लोगों ने ये शिकायत की हो या इस तरह की कोई शिकायत की हो। आपको विजिलेंट रहना होगा। कार्यालय में आके बैठ जाएंगे चैम्बर में, उससे काम नहीं चलेगा। जैसे मैं दिन में कम से कम 10 बार बाहर निकल के जाता हूँ, देखता हूँ, कभी लिपिक के रूम में, कभी कंप्यूटर के रूम में, कभी लोगों को, फिर मैं बुला के पूछता हूँ जितने भी स्टेक होल्डर से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, तो उससे पता चलता रहता है। कहीं ना कहीं भय का माहौल क्रिएट होता है। वो लीडरशिप जनरेशन करना ना, वो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। इन्वॉल्व नहीं होगी, देखिए वैसे भी हम लोग क्या है, सिविल सर्वेंट है। ये जॉब नहीं है, बैंक का जॉब होता है, दूसरे जॉब होते हैं, हम लोग सिविल सर्वेंट है, सर्विस करना है ना ह्यूमैनिटी की, मानव के, जनता की। तो उसके लिए तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बस आप आके चैम्बर में बैठ जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा। सर, अभी जैसे अभी आप देख रहे थे, आप कोर्ट चल रहा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है वो डिटेल? जैसे हमारा जो जिसको आप कोर्ट कर रहे हैं, उसको यदि मतलब हमारे जो सरकारी शब्दावली में इजलास कहा जाता है, जजेस भी इजलास पे ही बैठते हैं। तो हमारे अधिनियम में, हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट में उसका प्रोविजन है कि जो भी कार्रवाई होती है जमीन के लेन देन से संबंधित या विवाह से संबंधित, वो कोर्ट में ही बैठ के होता है। क्योंकि वो एक जुडिशियल प्रोसेस है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। तो जो हमने इंक्वायरी किया वो लास्ट स्टेटमेंट है, उसकी कोई ऐसा फोन का रिकॉर्डिंग नहीं होता है। वो हमारे पास जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया वही लास्ट स्टेटमेंट है। उससे यदि वो मुकरता है तो मतलब जो है वो एक जुडिशियल स्टेटमेंट से कंटेम्प्ट वाला बात हो जाएगा। तो वो कोर्ट की वही कार्रवाई थी। मतलब जो भी मैं पूछता हूँ, जो भी इंक्वायरी करता हूँ, वो कोर्ट में होते हैं। फाइनल वेरिफिकेशन। हाँ, फाइनल वेरिफिकेशन। उससे पहले अलग अलग टेबल से वो पास होके डॉक्यूमेंट आता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिग्नेचर है, यहाँ पे ये सब सारे मोहर जो लग के आता है वो हमारे लिपिक लोग लगा के लाते हैं। उसके बाद मैं फाइनली वेरीफाई करता हूँ कि क्या आप सच में बेच रहे हैं, किसी के दबाव में तो नहीं बेच रहे हैं, जमीन पे क्या बना हुआ है, ये सब मैं चीजें पूछता हूँ वहाँ पे। हाँ। तो सर, जैसे अभी हम ना इस शूट के पहले भी डिस्कस कर रहे थे, बाकी स्टेट में भी इसका थोड़ा डिफरेंशिएट है इफ यू कंपेयर विद बिहार। इसका क्या थोड़ा डिटेलिंग बता सकते हैं, क्या कैसे डिफरेंशिएट है?
देखिए जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन एक्ट है, आप यहाँ पे देखेंगे ये रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का, मतलब जो एक्ट बना है 1908 में बना है। ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन एक्ट है। ठीक है। सारे कंट्री में एक ही एक्ट चलता है। ठीक है। एक्ट के बाद रूल बनाया जाता है। रूल हर एक स्टेट अपना अपना बनाता है। तो जैसे फिर बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स बना, तो जो बेसिक जो आप कहेंगे ना आत्मा जिसको कहते हैं, आत्मा वही है, मतलब एक रजिस्ट्रेशन का ऑफिस होगा, उसका कोर्ट होगा, इस तरह के वाला बनेगा। बेसिक स्ट्रक्चर वही है। अब सरकार उस पर अपने अपने तरीके से कस्टमाइज करती है कि फी कितना होगा, स्टाम्प कितना होगा, ये हर एक गवर्नमेंट अपने तरीके से डिसाइड करती है। फिर जैसे मैरिज वाला रजिस्ट्रेशन का बात है, तो मैरिज में हमारे यहाँ स्पेशल मैरिज एक्ट से रजिस्ट्रेशन होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 54 का एक्ट है। उसमें क्या है कि आप किसी भी इंटर रिलीजन, इंटर कास्ट मैरिज करते हैं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट से करते हैं। तो ये थोड़ा सा जटिल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि आप मतलब आज अप्लाई करेंगे तो आपको 31वें दिन जाके आपको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। उससे पहले कई बार हमारे पास लोग आते हैं कि सर हमें अर्जेंसी है, मैं आर्मी में काम करता हूँ, अगले दिन सर्टिफिकेट चाहिए, ये संभव नहीं हो सकता है। तो हमारे स्पेशल मैरिज, लेकिन बहुत सारे स्टेट में जो है सो एक्ट को मॉडिफाई करके वहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट से होता है। हिंदू मैरिज एक्ट में सेम डे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे आप बंगाल में जाएंगे, वहाँ पे डिसेंट्रलाइज करके जो है सो बहुत सारे मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया है। तो आप रजिस्ट्रेशन का ऑफिस देखेंगे, मैरिज रजिस्ट्रार का बहुत सारा दुकान टाइप का ऑफिस देखेंगे, तो वो लोग रजिस्टर कर देते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट भेज देते होंगे रजिस्ट्रार के पास, वहां से साइन होके आता है। तो ये सब थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का है कमोबेश बस फीस का अंतर है, बाकी प्रोसेस लगभग ऐसा ही होता है। मेरे को तो सुन के लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। नहीं, ये एक टेक्निकल चीज है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की चीज नहीं है। अच्छा। मतलब आपको बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार सरकारी जमीन की बिक्री हो जाती है, कई बार अंडर वैल्यूएशन हो जाता है। आप गवर्नमेंट के तो रेवेन्यू के सोर्स हैं ही, और उसके अलावा जो है सो आपके ऊपर भी लायबिलिटी बनती है कि क्या अंडर वैल्यूड तो नहीं है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लेके बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है। टेक्निकल चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप रोड पे जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो चलो तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो। इसके लिए आपको विशिष्ट रूप से एक्ट की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रोफेशन में इफ आई से लाइक एक सब ना एक एस्पिरेंट्स का नजर से ये होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है इसमें। पॉलिटिकल प्रेशर, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू जनरेशन का बिगेस्ट मॉडल है ये। देखिए पॉलिटिकल प्रेशर डाल के लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें जैसे जो सरकार की चार्जेबिलिटी है वो तो चार्ज आपको देना ही पड़ेगा ना। होता क्या है, कई बार श्रेणी मतलब कैटेगरी को चेंज करने के लिए कई बार फोन आ जाता है। जैसे मान के चलिए मैं जिस जमीन को समझ रहा हूँ कि ये कॉमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट्री होनी चाहिए, कॉमर्शियल का रेट सबसे ज्यादा है, तो लोग सोचेंगे उसको रेसिडेंशियल में करवा दे या एग्रीकल्चर में करवा दे। लेकिन नहीं, वहां पे आपको विथ स्टैंड करना पड़ता है कि नहीं, मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ कैटेगरी के साथ छेड़छाड़, क्योंकि ये मेरा प्रीरोगेटिव नहीं है। कल को यदि अंडर वैल्यूएशन हो जाएगा तो मतलब जो है सो आपके ऊपर चार्ज बन जाएगा। तो पॉलिटिकल प्रेशर उस तरह का नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में, जैसे फॉर एग्जांपल आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो इंक्रोचमेंट होता है उसको हटा रहे हैं, तो कई इन्फ्लुएंशियल लोगों का वहां पे घर होता है या कुछ होता है, तो वहां पे ज्यादा प्रेशर है कि तुम मत हटाओ या उसको मत करो, या पुलिस डिपार्टमेंट को ज्यादा प्रेशर है कि उसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, इस तरह का प्रेशर। लेकिन हमारे पास तो चार्जेस फिक्स हैं, आपको देना ही पड़ेगा उतना। लेकिन सर शुरुआत में इंसान चाहे कुछ भी हो, जैसे अगर मान लो कल चल के मैं ऑफिसर बना, कोई भी आदमी बना, एक थोड़ा सा तो डर क्रिएट होता है, क्योंकि हम बाहर से आते हैं ना, तो उनको लगता है यार वो शायद मेरा क्या कर लेगा, वो कैसे हैंडल करते हैं? डर तो है। जैसे मान के चलिए मैं जब आया था इस डिपार्टमेंट में, मुझे नहीं पता था खाता क्या होता है, खेसरा क्या होता है, जमाबंदी। मैं बिल्कुल क्या मतलब आपकी तरह मैं स्टूडेंट था, जेएनयू में पढ़ता था, वहाँ पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ता था, कोई नॉलेज नहीं था। एक तो ये चैलेंज कि आप आके एकदम नए तरीके से काम कर रहे हैं, फिर ये जो प्रेशर वाली बात है। देखिए आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसमें, कि आप टिमिड हैं या फर्म हैं। यदि आप उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, प्रेशर को हैंडल ऐसा नहीं है कि बहुत एरोगेंटली करना है चीजें, बहुत आप यदि बहुत रिजिड होकर करते हैं तो हो सकता है आपके हाथ से निकल जाए, लोग आपके दुश्मन बन जाए। लेकिन आप पोलाइटली यदि उनको बता सके कि नहीं सर देखिए ये प्रोविजन है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यदि मैं अपनी ही बात करूँ तो इस क्षेत्र में 2 विधानसभा है, गौराबराम और कुशेश्वर स्थान, मतलब मेरे क्षेत्र में 2 विधानसभा, 2 विधायक का क्षेत्र है। तो कई बार उनका फोन आता है, लेकिन मैं अच्छे से उनको समझा देता हूँ कि सर इसमें ये प्रोविजन है, ऐसा ही हो पाएगा। तो कभी उन्होंने इस तरह से जबरदस्ती नहीं किया, ये आपको करना ही है। अब वो क्या है, वो तो जनप्रतिनिधि है, उनके पास बहुत सारी जनता का फोन आता है, तो
मतलब उनको फोन करना पड़ता है। जब मैं समझा देता हूँ तो वो भी बोल देते हैं हाँ ठीक है आप नियम संगत कार्रवाई कीजिए। तो आप कैसे कन्विंस करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। मैंने ये व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, आधा से ज्यादा मामला तो आप जनता से खुद बात कर लेंगे तो सुलझ जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको लिपिक बताएंगे, क्लर्क बताएंगे या डीड राइटर्स बताएंगे तो उनको लगता है कि ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, ज्यादा पैसा ले रहा है। और यदि जेन्युइन बात है और मैं उससे एक बात कर लूंगा कि नहीं देखिए आपका ये जेन्युइन चीज है और ऐसा ही हो सकता है, तो वो कन्विंस हो जाता है, फिर सोचेगा अच्छा ठीक है सर फिर हम ऐसा करते हैं। तो आप फेस वैल्यू, हाँ फेस वैल्यू का भी एक महत्व है। और हाँ बिल्कुल फेस वैल्यू का ही महत्व है। किसी चीज को कोई मोदी जी किसी चीज को बोल दें और कोई उनके पार्टी का कार्यकर्ता बोल दे तो दोनों में अंतर है ना। अंतर है, हाँ बिल्कुल सही बात। इतने सुंदर आप ऑफिस बनाए तो हम तो सुबह से आके देख रहे थे, अभी बाहर जाके थोड़ी सी भी देख लेते। थैंक यू बहुत एफर्ट लिया मैंने बताया ना। तो मतलब मैं जब आया था तो इस ऑफिस में मतलब जो भी आप रंग बस सर्विस भी चलते हैं ना? हाँ बस सर्विस हमारे विभाग के द्वारा चलाया गया हर एक सर्विसेज में, हर एक डिपार्टमेंट में। तो हम लोग ये मानते हैं कि जैसे जनता बहुत दूर दूर से आती है, उनके पास पैसा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लेन देन का काम होता है ना, लाखों लाख रुपए का। तो हम लोगों के तरफ से एक एफर्ट लिया गया कि जनता को सीधे उनके घर से उठाए और ऑफिस तक लाए, फिर उनको वापस घर पे छोड़ के आए। अच्छा। तो प्रॉपर रूट चार्ट भी बनाया हुआ है कि किस रूट से बस को जाना है, क्या टाइमिंग है। तो ये काफी अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको काफी प्रचारित भी किया गया हर जगह। तो मतलब इस तरह से बस से हम लोग एक जन सुविधा के लिए बस चला रहे हैं। क्या बात है। हाँ। सर जैसे इसके बारे में अगर आप बताएंगे। हाँ ये मतलब मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला आर्ट कहते हैं इसको। तो बेसिकली मैंने बताया ये ऑफिस नहीं है, तो मैं जब से आया हूँ तो कुछ ना कुछ इसके सौंदर्यीकरण के लिए हमेशा प्रयास करता हूँ कि कुछ ना कुछ। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त में मैंने एक ओपन कंपटीशन करवाया था, जिसमें अलग अलग जिले से लोग, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कलाकार आए थे। और मैंने एक कॉम्पिटिशन करवाया था कि ऑफिस का सौंदर्यीकरण भी हो जाए और कुछ सोशल थीम पर मैसेज भी चला जाए। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तरह पर वहाँ पर बाल विवाह पे है। फिर आप अगला देखेंगे जैसे जल जीवन हरियाली है। इस तरह के कई थीम्स पे हमने कलाकारों से पेंटिंग करवाई। और एक टीम बनाया था जिसमें एसडीओ साहब थे, अनुमंडल पदाधिकारी, विधायक जी थे, सीडीपीओ साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जज किया पेंटिंग को कि कौन सी पेंटिंग अच्छी है। और उसके आधार पर उनको कॉम्पिटिशन के लेवल पे, और उसके बाद उनको जो है सो पुरस्कृत किया गया। जैसे आप देखेंगे एक काफी अच्छा थीम पे जो है सो इधर बनाया गया है। सौंदर्यीकरण भी हो गया। तो जिन कलाकारों ने किया उनका धन्यवाद। और ये बेसिकली मिथिला आर्ट है जो कि आज के प्लेटफॉर्म क्रिएट करके, हाँ प्लेटफॉर्म, और वो लोग काफी खुश थे। और आज के दिन में मिथिला आर्ट तो पूरे ग्लोबली फेमस हो रहा है। पद्मश्री हर साल जो है एक मिथिला आर्टिस्ट को मिलता ही अलग होता है।